चैप्टर 566 मैं कार्तिक का बाप हूँ। कुछ सोचकर कृष बोला, ठीक है ये कॉपरेट करेगी लेकिन सिर्फ एक फीमेल के सामने और सरगम भाभी भी साथ होगी। मिस्टर पांचाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्णा ने मीरा का चेहरा ऊपर करके कहा, छुटकी कर लो ना कॉपरेट, सरगम भी तुम्हारे साथ होगी। करोगे ना? तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुद को बचाना गलत नहीं है। ए छुटकी, ये लास्ट फॉर्मेलिटी है, सरगम तुम्हारे साथ होगी। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी और आंसू तो उसके रुक ही नहीं रहे थे। सरगम मीरा के पास आए और बोली, मैं हूं ना मीरा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मीरा बड़ी मुश्किल से सरगम के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही कृष बोला, सर प्लीज हम में से किसी एक को रहने दो, बेशक सरगम ही हो क्योंकि वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। आप उसकी हालत देख रहे हो। कुछ सोचकर मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए आप नहीं समझ रहे, मैं रूल्स तोड़कर काम नहीं कर सकता। देव ने फिर से थोड़ा और मस्का लगाते हुए कहा, प्लीज सर प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। आखिर मिस्टर पांचाल को उन पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है किसी एक को पुलिस स्टेशन में रुकने की परमिशन दे सकता हूँ लेकिन मीरा के पास नहीं। दोनों ने राहत की सांस ली। अगले 20 मिनट में मीरा एक सेल में बंद थी और कृष थोड़ी दूर से खड़ा हुआ उसे देख रहा था। मीरा भी उसे देख रही थी और कहीं ना कहीं उसे तसल्ली थी। सरगम और देव दोनों ही पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी के पास थे। वो दोनों भी होटल वापस नहीं गए। दोनों का ही दिल जोरों से धड़क रहा था। सरगम की आंखों में पानी आ गया। देव ने सरगम को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा सरगम, फिक्र मत करो, मैंने मेंशन में फोन कर दिया है, कल तक चाचू मामू को लेकर आ जाएंगे। दूसरी तरफ राजवीर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, तभी रूही कमरे में आई और बोली, अरे राजवीर कहीं जा रहे हो? राजवीर बोला, हाँ मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। रूही बोली, घर में इतनी टेंशन है और तुम्हें कहीं जाना है, मत जाओ राजवीर। राजवीर रूही को कुछ बताना नहीं चाहता था लेकिन जब से देव का फोन आया था उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह बोला, रूही जाना जरूरी है और रही बात यहाँ संभालने की, तो जब तक शिवाय है तब तक यहाँ किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। शिवाय अकेला ही 100 के बराबर है और हाँ मैं तुम्हारे भाई के साथ जा रहा हूँ। उसने जल्दी से अपना पासपोर्ट सामान एक बैग में डाला और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, इतना हैरान मत हो, सच में काम से जा रहे हैं। अब इतनी उम्र नहीं है हमारी कि हम मस्ती करने बाहर जाएंगे। रूही मुस्कुराकर बोली, कैसी बातें करते हो राजवीर, तुमने तो अपनी उम्र में भी मस्ती नहीं की। राजवीर ने हल्का सा पलटकर रूही को देखा और बोला, तुम्हें कैसे पता कि नहीं की? रूही थोड़ा सा राजवीर के नजदीक आई। उसने राजवीर की शर्ट के सेकंड बटन को बंद करते हुए कहा, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, और हाँ ये बटन बंद करके रखा करो। उस उम्र का पता नहीं लेकिन इस उम्र में भी बहुत हैंडसम लगते हो, समझ रहे हो ना? मैं नहीं चाहती कोई बच्ची तुम्हारे आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाती रहे। राजवीर ने रूही के गाल को पकड़ा और हल्का सा हिलाते हुए कहा, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। चलो मैं जा रहा हूँ, शिवाय से कहकर जाऊंगा, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। इतना कहकर उसने रूही के गाल पर किस की और वहां से निकाल गया। राजवीर अगले 10 मिनट में गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी राजावत हाउस लेकर चलो। राजवीर ने युग का नंबर डायल किया और फोन कान से लगाकर बोला, युग सुनो और ध्यान से सुनो, मैं और शिवाय कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो अपनी माँ का ख्याल रखना। घर पर भी चक्कर लगा देना, समझ आया? अगर मैंने चटोरी बिल्ली को फोन पर रोते हुए या शिकायत करते हुए सुना तो तू जानता है ना मैं कैसा हूँ। युग बोला, हाँ हाँ पापा समझ गया, आ जाऊंगा घर और नहीं करूंगा आपकी चटोरी बिल्ली को परेशान। युग आगे बोला, वैसे पापा एक बात बताऊं, मैं नहीं करता आप दोनों को परेशान, बल्कि आप दोनों ही मुझे परेशान करते हो। राजवीर बोला, अभी मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आकर बताऊंगा तुझे कि कौन परेशान करता है और कौन नहीं। याद रख, अगर मैं वापस आया और मैंने रूही की आंखों में आंसू देखे तो तू गया, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा शिकायत तुझसे ही होती है। युग बोला, ठीक है पापा।
पक्का मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा, आप जल्दी आ जाओगे ना? राजवीर बोला, जा रहा हूँ, आने का पता नहीं, पर कोशिश करूंगा जल्दी से वापस आ जाऊं। इतना कहकर उसने फोन कट किया और सीधा शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने फोन रिसीव करके कहा, तू पक्का वहां संभाल लेगा? राजवीर ने कहा, हाँ मैं सब संभाल लूंगा। शौर्य को लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ देख लो। इस वक्त तुम अगर मेंशन से गए तो जो रिश्ते बिखरे हुए हैं वो और बिखर जाएंगे। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं शौर्य को लेकर चला जाऊंगा, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुमसे फोन पर बात करूंगा। शिवाय बोला, हाँ तो टेंशन मत ले, मेरा पूरा सपोर्ट होगा। दूसरी तरफ शौर्य स्टडी रूम में वरदान सिंह राजावत के सामने खड़ा था। वरदान बोला, शौर्य मैं भी चलता हूँ, मैं वहाँ चीजों को जल्दी हैंडल कर लूंगा। शौर्य बोला, आप समझ नहीं रहे, आप भी चलेंगे मैं भी चला जाऊंगा तो घर पर कौन रहेगा? हमारे बिजनेस का क्या होगा? वह दोनों तो वहां जाकर बस गए और हम दोनों साथ में जाएंगे तो घर में सबको शक भी हो जाएगा, खासकर बुआ को। प्लीज फूफा जी समझने की कोशिश कीजिए, मैं और राजवीर सब कुछ संभाल लेंगे। आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी तो आपको कॉल करेंगे। इतने में किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोला, सर। राजवीर सर आए हैं। शौर्य बोला, अभी आया। वो नौकर चला गया। शौर्य ने वरदान की तरफ देखकर कहा, आप बस यहाँ संभालिए, मैं और राजवीर वहाँ संभालते हैं। इतना कहकर वह भी स्टडी रूम से निकल गया और अगले 1 घंटे में वह दोनों एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ शिवाय मंदिर के बाहर खड़ा था। बहुत देर से मंदिर को देख रहा था। उसे मंदिर के अंदर जो देवी माँ की प्रतिमा थी वह शिवाय को बाहर खड़े होकर ही दिखाई दे रही थी। शिवाय ने देवी माँ की प्रतिमा को देखकर मन ही मन कहा, हे माता, तुमने भी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी बना रखे हैं। कितने रूप हैं औरत के, माँ, बेटी, पत्नी, पुत्रवधू, चाची, ताई और हाँ आजकल तो एक नया ट्रेंड में चला है गर्लफ्रेंड। पहले सतयुग के टाइम में गर्लफ्रेंड नहीं होती थी ना, लेकिन आजकल होती है। मैं भी इस उम्र में आपसे क्या बातें कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तब तक सोचा आपसे ही बातें कर लूँ और बताओ स्वर्गलोक में सब सही है? ये शेर आपको परेशान तो नहीं करता? करता है तो मुझे बता दो, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। शिवाय ने आगे कहा, माँ मैंने बहुत कुछ ठीक किया है। एक्चुअली मैंने ठीक नहीं किया, पहले बहुत कुछ फैला हुआ था। फिर एक दिन सिंड्रेला चाची हमारे घर कान्हा को लेकर आ गई और जब से कान्हा हमारे घर आए हैं तब से सब कुछ ठीक हो रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर मेरे नालायक सपूत ने सब कुछ खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं, अभी इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। इस मामले को भी ठीक कर दूंगा। शिवाय देवी माँ से अपने मन की बात कर रहा था और कहीं ना कहीं वह देवी माँ के होठों को भी देख रहा था, जिस पर उसे एक मीठी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर वह हंसकर बोला, मैं जानता हूँ आप मेरी बातें सुन रही है, इनफैक्ट आप तो पूरी सृष्टि की बातें सुनती है। तो बस फिर आज मेरा आखिरी दाव और जीता दो मुझे, ताकि मेरे सपूत की आंख खुली जाए। शिवाय ने जी भरकर माता रानी से बात की। उसके बाद वो इधर उधर नजर घुमाकर देखने लगा तो उसकी नजर एक बुढ़िया औरत पर गई। ये वही औरत थी जिसने कार्तिक की दादी का किरदार निभाया था। शिवाय बहुत देर से इस बुढ़िया का इंतजार कर रहा था। वह बुढ़िया मंदिर के एक सीढ़ी पर बैठी हुई भंडारा खा रही थी। शिवाय ने उस बुढ़िया को देखा तो शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने माता रानी को देखकर कहा, इन्हीं माताजी से मिलने आया था, मिल लेता हूँ। फिर वह सीधा उस बुढ़िया के पास जाकर बैठ गया। उस बुढ़िया ने शिवाय को देखकर कहा, अरे बेटा 2 पूरी ला दे। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और भंडारे में से 2 पूरी लेकर आया और उसने वह पूरी उसे बुढ़िया की थाली में परोस दी। उस बुढ़िया ने पूरी खा ली और खाने के बाद शिवाय को आशीर्वाद देते हुए बोली, भगवान तुम्हें बनाए रखें, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। ये सुनकर शिवाय बोला, लेकिन आप मेरी मनोकामनाएं पूरी कहाँ होने देती है? वह बुढ़िया शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने हंसकर कहा, आप जानते हो मैं कौन हूँ? बुढ़िया ने नमे सिर हिलाया। शिवाय बोला, मैं कार्तिक का बाप हूँ। ये सुनकर बुढ़िया की आंखें हारने से फैल गई।
वो वहां से उठकर भागने को हुई, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने उसकी बाजू पकड़कर वहीं सीढ़ियों के पास बैठा लिया और बोला, क्या हुआ माँ, भाग क्यों रही हो? कार्तिक तुम्हारा पोता हो सकता है तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। बुढ़िया को समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये आदमी उससे सच बुलवाने आया है। अगले ही पल वो हाथ जोड़कर बोली, बेटा माफ कर दो, मैं किसी कार्तिक को नहीं जानती। मुझे तो ये सब करने के पैसे मिले थे। ये सुनकर शिवाय बोला, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, सच में बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप खुद ही अपना गुनाह कबूल कर रही हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कितने पैसे दिए उसने आपको? वह बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, बस 50,000। शिवाय बोला, माँ तुझे नहीं लगता कि 50,000 बहुत कम थे? मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग की। उस लड़के का क्या नाम था? अभियान। हाँ अभियान। रघुवंशी को इतना बेवकूफ बनाया और पैसे मिले सिर्फ 50,000। आपने कहा नहीं मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए। अगले ही पल वो बुढ़िया मुंह बनाकर बोली, मैं तो 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन उसका नालायक ने कहा कि चुपचाप 50,000 रुपए ले, क्योंकि तुझे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैंने की है। मैंने तो बस रो धोकर ही अभियान को बेवकूफ बना दिया। मैं भी 50,000 रुपए लेकर हरिद्वार चली गई, आज ही वापस आई हूँ। शिवाय बोला, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बस 50,000। 50,000 के लिए किसी के लिए रोना बहुत मुश्किल है। बुढ़िया बोली, हाँ सही कह रहे हो। अगले ही पल शिवाय अपने औरा में बोला, अब सच सच बताओ कि क्या हुआ था? बुढ़िया हैरान आंखों से शिवाय को देखने लगी। शिवाय अगले ही पल खड़ा हुआ, उसने बुढ़िया की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ बोला, अभियान के सामने जाकर सब कुछ सच सच बताना है, वरना यही गोली मार दूंगा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें बचा ले। वह बुढ़िया सच में डर गई और शिवाय के साथ पीछे पीछे चली गई। शिवाय ने बुढ़िया को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फिर दिव्यांश को कॉल करके कहा, फार्म हाउस पर अभिमान और युग को लेकर आओ। शिवाय ने फोन डेस्कटॉप पर रखा और गाड़ी का गियर चेंज करते हुए बोला, अच्छा माँ तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब काम करते हुए? वह बुढ़िया कुछ नहीं बोली क्योंकि वह शिवाय से डर रही थी। शिवाय ने गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए कहा, बताओ ना शर्म नहीं आती है ये सब काम करते हुए? कभी सोचा कि जिस लड़के को भड़का रही हो, जिस लड़के को अपने झूठे आंसुओं में फंसा रही हो, वह लड़का तुम्हें दिल से अपने दोस्त की दादी मान चुका है। वह बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरा तो यही काम है। मैं तो एक्टिंग करके पैसे कमाती हूँ, मुझे नहीं पता पूरी बात क्या थी और क्या नहीं। मुझसे बस यही कहा गया था कि तुम्हें कार्तिक की दादी बनना है और तुम्हें अभिमान नाम का लड़का मिलने आएगा, तुम्हें उसे अपने आंसुओं पर यकीन दिलाना है। वह लड़का बहुत अच्छा था, उसने मुझे कार्तिक की दादी समझ लिया और कनिका को कार्तिक की बहन, और हमें एक बड़ा सा फ्लैट देकर भी गया। शिवाय बोला, और वह फ्लैट कहाँ है? इस बार उस बुढ़िया ने हल्के गुस्से में कनिका को कोसते हुए कहा, उस कनिका के पास। उसने उस फ्लैट को बेच दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। एक दिन भगवान उसका हिसाब करेगा। ये सुनकर शिवाय हंसकर बोला, और तुम्हारा हिसाब कौन करेगा? चलो तुम्हारा हिसाब करने के लिए भगवान को परेशान नहीं करते, तुम्हारा हिसाब तो मैं ही कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें अभिमान को सब कुछ सच बताना होगा। चैप्टर 567 अभिमान के सामने सच्चाई। दिव्यांश अभिमान और युग को लेकर फार्म हाउस में आ गया था। अभिमान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके चाचा उसे फार्म हाउस क्यों लेकर आए हैं, जबकि उसका तो घर में आना मना है। दिव्यांश ने अभिमान को बैठने का इशारा किया। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, चाचू मुझे नहीं बैठना, पापा ने घर से निकाल दिया था, मुझे नहीं समझ आया आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। दिव्यांश बोला, मैं तेरा बाप नहीं हूँ जो तुझसे बहस करने लगूंगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। वैसे तेरा बाप भी तुझसे बहस नहीं करता, वह भी थप्पड़ मार देता है, तो चुपचाप जाकर बैठ जाओ, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तूने जो किया है ना बहुत गलत किया है, जिस लड़की पर तूने इल्जाम लगाया ना वह बहुत पवित्र है, अब जाकर बैठ जाओ। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, दिव्यांश से बहस नहीं करना चाहता था, चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। दिव्यांश इधर उधर चक्कर लगाने लगा, उसका टाइम कट नहीं रहा था, बार बार दरवाजे की तरह देख रहा था।
शिवाय ने उसे 10 मिनट में आने के लिए कहा था, लेकिन वह अभी तक आया नहीं था। युग सोफे पर बैठने लगा तो दिव्यांश बोला, तुझे बैठने के लिए कहा है। युग ने गर्दन हिला दी और फिर से खड़ा हो गया और मन ही मन बोला, जो बैठना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती बैठा रहे हैं, जो बैठना चाहता है उसे मना कर दिया। युग भी फिर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। दिव्यांश तो पहले ही चक्कर लगा रहा था। युग का चक्कर लगाता हुआ देखकर दिव्यांश इरिटेट होकर बोला, प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुझे पता है तेरे अंदर सारे गुण तेरी माँ के हैं, बाप का तो एक भी नहीं है। काश अपने बाप पर जाता। युग बोला, आज ही मम्मी से कहूंगा, उनका भाई उनकी फार्म हाउस पर बेइज्जती कर रहा है। दिव्यांश ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, मेरा दिमाग गर्म है। इतने में शिवाय उस बढ़िया को लेकर अंदर आ गया। उस बुढ़िया को देखकर अभिमान हैरानी से खड़ा हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शिवाय ने उस बुढ़िया को अंदर आने का इशारा किया और वो बुढ़िया अंदर आ गई। शिवाय सीधा किचन में गया, वहां से गिलास पानी लेकर आया और उसे धीरे धीरे पीने लगा। तब तक सब ऐसे कैसे ही खड़े रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अभिमान की आंखें तो अब भी उस बुढ़िया पर ही टिकी हुई थी। कुछ सोचकर अभिमान ने कहा, हाँ यही है कार्तिक की असली दादी। ये सुनकर दिव्यांश, शिवाय और युग तीनों ने एक साथ अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। दिव्यांश ने शिवाय से कहा, तू तो कहता था तेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, तुझे नहीं लगता कि यह जरूर से ज्यादा इनोसेंट है, हो ना हो? इसके अंदर कुछ अंश साली साहिब के भी गए हैं। तुझ पर जाता तो बहुत तेज निकलता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है। शिवाय बोला, अंडरस्को, यही तो प्रॉब्लम है कि ये कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है। इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख नहीं रहा। शिवाय ने फिर गुस्से में अभिमान को देखकर कहा, अभिमान घर से क्या निकाल दिया? बुद्धि मेंशन में ही छोड़कर आ गया, अपने साथ लेकर नहीं आया। अभिमान हैरानी से शिवाय को देख रहा था। शिवाय बोला, बेवकूफ, मुझे खुद पर शर्म आती है कि तू मेरी औलाद है। सच में शर्म आती है कि तू मेरी औलाद है, पर अब क्या करूँ, तू है ही मेरी औलाद, तो इस बात से नकार भी नहीं सकता। ये जो बुढ़िया तेरे सामने खड़ी है ना, ये कार्तिक की दादी नहीं है, बल्कि इसने तुझे बेवकूफ बनाया है। इसने कनिका के साथ मिलकर तुझे करीब 70 लाख रुपए ऐंठ लिए और तुझे पता भी नहीं चला। 10 लाख रुपए तूने कनिका के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और 60 लाख का इन्हें फ्लैट दे दिया। तेरी आंख के नीचे से 70 लाख रुपए झटक लिए इस बुढ़िया और कनिका ने, और तुम्हें अब भी लगता है कि यह कार्तिक की असली दादी है। अभिमान को अभी समझ नहीं आ रहा था। उसके दो रीजन थे, एक तो वह सच में इनोसेंट था, कुछ मामलों में दिल की सुनता था, और दूसरा पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा था उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह भी शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने इस बार अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ बुढ़िया के सामने लेकर आया और बोला, अब मेरी बात कान खोलकर सुन। कार्तिक की दादी आज से 4 साल पहले मर चुकी है, और यह जो बुढ़िया है ये किसी ने हायर की है ताकि तुम्हारा बेवकूफ बना सके। कार्तिक की एक गर्लफ्रेंड है जिसने अपनी लाइफ कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। कार्तिक की एक बहन है जो कार्तिक की गर्लफ्रेंड के साथ रहती है, और वह दोनों कहाँ है किसी को नहीं पता। इन लोगों ने, यानी जिन्होंने इस बुढ़िया को हायर किया है, उन लोगों ने कार्तिक की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड को डरा धमका कर इस शहर से भगा दिया ताकि तू कभी भी कार्तिक की असली फैमिली तक न पहुंचे, और फिर तेरे सामने उन्होंने एक नकली फैमिली बनाई। कुछ समझ आ रहा है? अभिमान का दिमाग अब खनकाहा। उसे अब समझ आया, कनिका भी मर चुकी थी, वो बुढ़िया भी असली नहीं थी, और अगर ये दोनों असली नहीं थे तो आराध्या ने जो लड़ाई में शादी की बात कही थी वह भी असली नहीं थी। अभिमान अपनी ही कैलकुलेशन कर रहा था। इतने में शिवाय ने उस बुढ़िया को बोलने का इशारा किया। वह बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे और कनिका को किसी ने पैसे दिए थे ये सब करने के। अभिमान जाकर सोफे पर बैठ गया। उसका दिमाग सच में काम नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ी ही दिनों में कमजोर सा नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि दिव्यांश और शिवाय को उसे पर तरस नहीं आ रहा था, तरस तो आ रहा था, लेकिन गलती छोटी नहीं थी उसकी जिसके चलते शिवाय उसे मेंशन में तो लेकर नहीं जाता, खासकर तब तक जब तक वह आराध्या से अपना रिश्ता ठीक नहीं कर लेता।
शिवाय ने युग को उस बुढ़िया को ले जाने के लिए कहा और युग बढ़िया को लेकर चला गया। शिवाय अभिमान के सामने जाकर बोला, कुछ समझ आया तुझे? कार्तिक की गर्लफ्रेंड आराध्या नहीं है बल्कि कोई और है। कुछ दिनों में तुझे पता करके बता दूंगा कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। और अगर आराध्या कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका साफ मतलब ये हुआ कि तुझ किसी ने झूठ बोला, तुझे फंसाया और जिसे तूने आराध्या के पीछे लगाया था उसे भी मार दिया और उसका इल्जाम भी तेरे ऊपर लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले। अभिमान बैठा रहा, उसके अंदर जान नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आया जब आराध्या उसे गुस्से में बोल रही थी कि मर जाऊंगी लेकिन मेंशन वापस नहीं आऊंगी। धीरे धीरे अभिमान को समझ आ रहा था कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसकी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन अपने चाचा और पापा के सामने अपने आंसू दिखाने नहीं चाहता था, पर उसे कंट्रोल भी नहीं हो रहे थे। चैप्टर 568 हमारा पोता मेंशन में पैदा होगा। शिवाय बोला, समझ आया, तू आराध्या की गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है। आराध्या कार्तिक की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसका और कार्तिक का बैच सेम था। कुछ वक्त के लिए वो दोनों एक साथ थे और उसी की उल्टी सीधी फोटो खींचकर किसी ने तुझे दिखा दिया और तूने उन पर यकीन कर लिया। किसी ने तुझे ऑडियो एडिट करके भेज दिए और तूने उस पर यकीन कर लिया। कुछ आ रहा है समझ तूने क्या किया है? अपनी पत्नी को नहीं, रघुवंशी मैंशन की लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। कार्तिक की गर्लफ्रेंड कोई और है, आराध्या नहीं। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान की हालत देखकर दिव्यांश थोड़ा आगे आया और दिव्यांश ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। अभिमान ने जल्दी से उठकर दिव्यांश को गले लगा लिया। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन आंसू अपने आप टपक रहे थे। दिव्यांश ने अपनी पकड़ कस दी, जबकि शिवाय जाकर सोफे पर बैठ गया। फाइनली उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया था, लेकिन आगे का रास्ता अभिमान को खुद ही तय करना था। शिवाय चाहता तो आराध्या और डैनी पर प्रेशर बनाकर भी आराध्या को मेंशन वापस लेकर आ सकता था, लेकिन ऐसा करने से आराध्या कभी अभिमान को माफ नहीं करती और अभिमान को कभी प्यार की कदर नहीं होती, इसलिए वो अब कुछ नहीं करने वाला था। उसने अभिमान को सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था और आगे का रास्ता अभिमान को अकेले ही तय करना था। अभिमान की हालत बहुत खराब थी, ना तो वो रोना चाहता था और ना ही उसके आंसू रुक रहे थे। उसने भरे गले से दिव्यांश से कहा, चाचू आराध्या चाहिए मुझे, मेरा बच्चा चाहिए। कहते कहते अभिमान के आंसू और ज्यादा गिरने लगे। दिव्यांश ने अपनी पकड़ अभिमान पर कस दी। वो उसकी हालत समझ रहा था। एक वक्त था जब दिव्यांश की हालत भी ऐसी ही थी। दिव्यांश को वो पल याद आ गया जब उसने हर्षवर्धन को गले लगा कर कहा था कि उसे दृष्टि चाहिए चाचू, वो दृष्टि के बिना मर जाएगा। दिव्यांश को अपना पास्ट याद आ गया और वो भी इमोशनल हो गया। उसने भी दृष्टि को मनाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले थे, कितना उसके पीछे भागा था और उसे लग रहा था कि शायद अब अभिमान को भी वही करना पड़ेगा। बस फर्क कितना था। दृष्टि को शौर्य ने समझाया था, लेकिन आराध्या को अनिरुद्ध समझाएगा नहीं बल्कि उसे मेंशन आने से रोकेगा भी। यानी अभिमान की राह दिव्यांश की राह से ज्यादा कठिन थी। दिव्यांश ने अभिमान को खुद से दूर किया, उसकी आंखों में आए हुए आंसू को अंगूठे से साफ किया और बोला, तो इसमें लड़कियों की तरह रोने वाली क्या बात है? रघुवंशी खानदान का खून है, तू अपनी बीवी को मनाकर वापस नहीं ला सकता क्या? सच में वो तुझसे इतनी दूर चली गई कि तू उसे वापस नहीं ला सकता? अभी तो तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ, तो उसे लाना बहुत मुश्किल नहीं है। प्यार से समझाओ, जबरदस्ती कर, लीगल नोटिस लेकर जा, चाहे कुछ भी कर, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ। अपने बच्चे को वापस लेकर आ। 3rd जनरेशन का पहला बेटा हमारे घर पैदा होगा, डैनी के घर नहीं। हमारे पोते को हमारे घर पैदा होना चाहिए, अपने नाना के घर नहीं। अभिमान अब काफी हद तक खुद को संभालने में कामयाब हो गया था। वो बोला, इतना आसान नहीं है चाचू, वो नहीं आएगी। मैंने उसे न जाने कितने कड़वे शब्द कहे हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा था, पता नहीं मैंने क्या कुछ नहीं कह दिया। मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो मुझे माफ नहीं करेगी और मुझे जैसे इंसान को माफी नहीं करना चाहिए जिसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को गाली दे दी हो। ये कहकर अभिमान से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जाकर फिर से सोफे पर बैठ गया। इतने दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं था और अब ये सब जानकर उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी।
उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने आराध्या का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया था। दिव्यांश ने शिवाय को देखकर कहा, एक ही गिलास पानी लेकर आया था। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। दिव्यांश सीधा किचन में गया, वहां से 2 गिलास पानी लेकर आया। उसने एक गिलास पानी अभिमान की तरफ बढ़ाया। अभिमान ने गिलास पकड़ लिया और दूसरा गिलास उसने टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में युग वापस आया और उसने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पी लिया। दिव्यांश उसे हैरानी से देख रहा था। फिर उसने पानी पीकर कहा, अब जाकर प्यास बुझी। शिवाय मामू ने तो पूछा ही नहीं कि पानी पियोगे या नहीं। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो मामू? दिव्यांश बोला, वो मेरा पानी था। युग ने कहा, तो मैं दूसरा ला देता हूँ, उसमें ऐसे भयंकर से लुक देने वाली क्या बात है? इतना कहकर वो किचन में गया और एक और गिलास पानी लेकर आया। फिर बोला, तो फाइनली अभिमान को सब कुछ पता चल गया। शिवाय बोला, हाँ पता तो चल गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इतना कहकर उसने अपने बेटे को देखा तो अभिमान ने नजरें चुरा ली। उसके अंदर अपने पापा से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं थी। शिवाय अपनी जगह से उठकर अभिमान के पास जाकर बैठ गया। उसने अभिमान के बालों में हाथ घुमाया और बोला, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, पर मैंने तुझे माफ भी नहीं किया। जिस दिन तुम मेरी बहू को लेकर घर आ जाएगा, उस दिन मैं तुझे माफी कर दूंगा। तेरी आंखों पर जो झूठ का पर्दा पड़ा हुआ था, मैंने हटा दिया। अब आगे का सफर तुझे खुद तय करना है और इसी के साथ तुझे एक सीख भी मिल गई कि किसी भी बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, खासकर वो बात जो अपनों से जुड़ी हुई हो। अगर तू उस रात अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता और आराध्या से कुछ नहीं पूछता तो अगले दिन तुझे चीजें अपने आप समझ आती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अपना सारा गुस्सा आराध्या पर निकाल दिया और देख अब तू कहाँ खड़ा है, जहाँ से ना तो अपने परिवार के पास जा सकता है और ना ही आराध्या के पास। लेकिन ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। अभिमान, अपनी बीवी को लेकर मेंशन आओ। सुनाना तेरे चाचू ने क्या कहा? हमारा पोता मेंशन में पैदा होगा। रघुवंशी खानदान की तीसरी पीढ़ी रघुवंशी मेंशन में ही होगी। चैप्टर 569 मासूम अभिमान। अभिमान दिव्यांश से दूर होकर बोला, वो नहीं आएगी चाचू, वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, वो मेंशन में वापस नहीं आएगी। दिव्यांश ने अभिमान के दोनों बाजू पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, अंडस्को, क्यों नहीं आएगी? तुमने उसे जो कुछ कहा या तुमने उसके साथ जो कुछ किया वो एक गलतफहमी के चलते किया, जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। और अगर नहीं आएगी तो तुम क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे? उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं करोगे? क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहोगे? सुना ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा? तुम्हारे सामने हम दोनों भाइयों ने सच्चाई खोल कर रख दी। अब तुम्हें पता चल गया है क्या दूध है और क्या पानी, और सब कुछ पता होने के बाद भी तुम अपनी पत्नी को मेंशन लेकर नहीं आओगे। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा, हमारा पोता मेंशन में पैदा हो। अभिमान, तुम हार नहीं मान सकते, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सामने सच्चाई आ गई। अभिमान थोड़ा भरे गले से बोला, कैसे खुश रहूं चाचू, वो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। शिवाय अब चाचा भतीजे की कन्वर्सेशन से परेशान हो रहा था। शिवाय बोला, दिव्यांश तेरे बस की नहीं है इसे समझना, छुई मुई के गुण है इसके अंदर, इतनी जल्दी दिमाग में नहीं घुसेगा। मुझे समझ नहीं आता अगर यह मेरे जैसा बन जाता तो क्या हो जाता। दिव्यांश बोला, तेरे जैसा बन जाता तो गलती ही नहीं करता, तेरे जैसा नहीं है ना, लेकिन गलती तो तूने भी की है। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझ। बताऊं तूने इसकी माँ के साथ क्या क्या किया? ये सुनकर शिवाय आंखें फाड़े अपने भाई को देख रहा था। फिर वो बोला, अंडस्को, बता दे, फिर मैं भी बता दूंगा तूने दृष्टि के साथ क्या क्या किया। दिव्यांश छोटी आंखें करके शिवाय को देख रहा था। शिवाय खड़ा हो गया और बोला, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? बता, क्या बताएगा, मैं भी तो सुनूं। कुछ भी था, लेकिन मैंने छुई मुई को अपने से दूर नहीं जाने दिया। लेकिन तू देख, दृष्टि तेरी आंखों के सामने चली गई और तू कुछ नहीं कर पाया। तुझे याद, तू गया था बाइक लेकर और पिटकर आया था। मैं नहीं होता तो और पीटता। दिव्यांश दांत पीसते हुए शिवाय को देख रहा था। फिर वो भी गुस्से में बोला, आज करता हूँ चाचू से बात, आज बताता हूँ उन्हें कि उनका बब्बर शेर कितना बोलता है, बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करता है।
आज तेरी डांटना ना पड़वाई तो मैं भी तेरा भाई नहीं। शिवाय बोला, अंडरस्को चाचू तेरी बात मानेगे। अरे तू भूल गया तू अडॉप्टेड है और मैं उनका असली भतीजा, वो मेरी ही बात मानेगे। दिव्यांश बोला, क्यों झूठ बोल रहा है, तुझे तो माँ खरीद कर लाई थी, याद है ना, एक बर्तन वाली तुझे बेच रही थी और माँ ने तुझे खरीद लिया था, तो चाचू मेरी बात मानेगे तेरी नहीं। शिवाय बोला, अंडरस्को ठीक है, तो आज देख ही लेते हैं चाचू किसकी बात मानते हैं किसकी नहीं। मैं बच्चों के सामने बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है इन्हें तेरी असलियत पता होनी चाहिए। तू सड़कों पर कूड़ा चुगता था और माँ तुझे अपने साथ ले आई। आज मैं पूरी रघुवंशी फैमिली के सामने यह बात बता दूंगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को हाँ तो बता दे, मैं भी बता दूंगा। सड़कों पर खिलौने बेचता था, वो जो पी करके खिलौने नहीं बेचते, सिग्नल पर वो काम करता था तू। माँ ने तुझे देख लिया और तुझ पर तरस आ गया और उसने तुझे गाड़ी में बैठा लिया और तू आ गया इस रघुवंशी मैंशन में। एहसान माँ मेरी माँ का जो तुझे भिखारी से राजा बना दिया। शिवाय दिव्यांश आपस में फिर से बहस करने लगे। वो ना सिचुएशन देखते ना जगह, जब उनका बहस करने का मन होता तो वैसे ही बहस करने लगते। थोड़ी देर में उन दोनों ने महसूस किया जैसे अभिमान और युग उन्हें हैरानी से देख रहे हैं। तब जाकर उन्होंने अपनी बहस पर पूर्ण विराम लगाया, वरना तो उनकी बहस कभी खत्म नहीं होती। शिवाय ने आखिरकार अपने कॉलर ठीक किया और बोला, क्या है, कौन सा पहली बार हमें बहस करते हुए देख रहे हो? दिव्यांश ने फिर अभिमान के कंधे पर हाथ मारकर कहा, देखो आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है, अब कुछ भी करो अपनी बीवी को मेंशन लेकर आओ, वो भी कुछ महीनों में। अभिमान कुछ बोलता है उससे पहले ही शिवाय ने कहा, तेरी मर्जी है, लाना है ला, नहीं लाना है मत ला, लेकिन अगर मेंशन में एंट्री चाहिए तो अपनी बीवी के साथ आना पड़ेगा और वो भी उसकी डिलीवरी से पहले। अगर बाद में आया तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए चुपचाप अपने मिशन पर लग जाओ। बीबी मनाने के टिप्स चाहिए तो अपने चाचू से ले लेना, इसे बहुत एक्सपीरियंस है, बेचारा बहुत पीटा है, बहुत तेरी चाची के आगे पीछे घूमा है, किचन में पैर नहीं रखता था, उसे पकोड़े बनाकर खिलाएं और भी बहुत कुछ किया है। कभी फुर्सत हो तो अपने चाचू के साथ बैठना। इतना कहकर शिवाय ने गाड़ी की चाबी उठाए और बाहर की तरफ जाने लगा और तभी दिव्यांश ने उसे थोड़ा सा रोकते हुए कहा, हाँ खुद की बीवी शरीफ मिल गई ना, इसलिए मुझे चिढ़ाता है, लेकिन मैंने भी तेरे और साली साहिब के बीच में लड़ाई ना करवाई तो मेरा नाम भी दिव्यांश रघुवंशी नहीं। शिवाय ने हल्का सा पलटकर दिव्यांश को देखा और बोला, चल चल, तेरी धमकी से डरता नहीं हूँ, मेरी छुई मुई मुझसे कभी नहीं लड़ती। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चला गया, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर खुद में बड़बड़ाया, भाई अगर इसने सच में मेरी छुई मुई को भड़का दिया तो मुझे तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी भड़कती है, लेकिन जब भड़कती है तो मेरी हालत खराब कर देती है। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया और दिव्यांश का इंतजार करने लगा। वही दिव्यांश फार्म हाउस में अभिमान को देखकर बोला, देखो कान्हा ने तुम्हें अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका दिया है, इस मौके का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो लेकिन आराध्या को मना कर वापस ले आओ। एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं आराध्या भी इंतजार कर रही है कि कब तुम उससे माफी मांगने आओ। यकीन मानो उस बच्ची का दिल बहुत नाजुक है, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी लेकिन इंतजार जरूर करेगी। उसके इंतजार को और मत बढ़ाओ, जाओ उससे माफी मांगो। अभिमान बोला, इतना आसान नहीं है चाचू कि मैं जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। दिव्यांश बोला, तुमने जो किया है ना, उसके चलते वो तुम्हें माफ कर दे, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे साथ आना तो दूर की बात, लेकिन तुम्हें इस कठिन रास्ते को आसान बनाना है। अब तुम इस आसान कैसे बनाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। अब चलता हूँ। और एक और बात, तुम्हारे पापा जो बोल कर गए हैं वो सही बोल कर गए हैं, वो तुम्हें मेंशन में तब तक नहीं आने देंगे जब तक तुम आराध्या को लेकर नहीं आओगे। अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और एक बार फिर दिव्यांश को गले लगा लिया। आज उसे एक सपोर्ट की जरूरत थी, जो दिव्यांश ने उसे दे दिया। दिव्यांश ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, बस बस शेर का बच्चा है तू, इतना जल्दी हार नहीं मानते। अब तेरे अंदर जितना भी टैलेंट है अपनी वाली बीवी पर इस्तेमाल कर, वैसे तेरी ही बीवी है,
तो अपनी बीवी को पटाने में कहाँ की शर्म। वो कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद कुछ भी कर, लेकिन आराध्या को मना कर वापस लेकर आओ। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और दिव्यांश वहां से चला गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा तो शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अंडरस्को कुछ समझ आया उस गधे को? हाँ समझ आ गया, हर कोई तेरे जैसा कम दिमाग का नहीं होता, दिव्यांश ने शिवाय को जवाब दिया। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर दिव्यांश को देखा और अगले ही पल गाड़ी हवा में दौड़ा दी। वही अभिमान सोफे पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या परेशान। इतने में युग बोला, अंडरस्को अभिमान सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अभिमान बोला, बात वो नहीं है, मैंने आज तक किसी लड़की से ठीक से बात भी नहीं की, तो किसी को मनाना तो दूर की बात, आराध्या से भी जब जब बात होती थी तो बहस ही होती थी। तू भी जानता है मेरी कोई फीमेल दोस्त भी नहीं है, मुझे नहीं पता लड़कियों को कैसे मनाते हैं। युग बोला, अरे मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं जैसा जैसे कहूं वैसा वैसा करना। अभिमान बोला, क्या करूं? युग खड़ा हुआ और इधर चक्कर लगाने लगा और फिर मन ही मन खुद से बोला, अबे फ्रेंड तो मेरी भी नहीं है, मैं भी लड़कियों से दूरी बनाकर रखता हूं, तो इसे क्या सलाह दूं, लेकिन देनी तो पड़ेगी। कुछ सोचकर वो बोला, अंडरस्को एक काम करते हैं, डैनी अंकल के घर चलते हैं और वहां जाकर तू आराध्या से सबसे पहले माफी मांग, उसे सच सच बता। अगर तू उससे माफी मांगेगा, उसे सच सच बताएगा तो वो तेरे बारे में अच्छा सोचने लगेगी। मेरे कहने का मतलब है, उसे इतना तो समझ आ जाएगा कि तुमने जो कुछ किया है वो जानबूझकर नहीं किया, और बस उसके दिल के दरवाजे थोड़े से खुल जाएंगे और उसे दिल के दरवाजे को जो थोड़ा सा खुला होगा उसे तुझे पूरा खोलना है। अभिमान आंखें फाड़े युग को देख रहा था। उसे आधी बातें समझ आ रही थी, आधी नहीं, लेकिन वो बस हाँ हाँ किया जा रहा था। कुछ मामले में अभिमान सच में बहुत ज्यादा शरीफ था, लेकिन अब शिवाय उसे शरीफ नहीं रहने देता। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही फैक्ट्री में थे। वेदांत इंजीनियर और वर्कर के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन सार्थक तो बस अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाकर घूमता रहता था। और तभी वो घूमता हुआ सिद्धि के पास चला गया। सिद्धि को मशीन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो बस साफ सफाई का काम कर देती थी। अभी वो एक बड़ी सी मशीन को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ कर रही थी। सार्थक उसे दूर से देख रहा था। सार्थक ने मन ही मन खुद से कहा, ये सिद्धार्थ कहीं से भी लड़का नहीं लगता, इसके हाथ देखो कितने नाजुक से हैं और इसका चेहरा एकदम किसी परी जैसा, और रंग भी देखो कितना गोरा है। लड़का तो कहीं से नहीं लगता, हाइट भी ज्यादा नहीं है, आवाज भी पतली है। सार्थक अपने मन में ही सोच रहा था और गौर से सिद्धि को देख रहा था। पहले तो बस वो सिद्धि को कमजोर कमजोर कहता था, लेकिन अब उसे सिद्धि पर शक होने लगा था। वो थोड़ा सा सिद्धि के नजदीक आया। सिद्धि ने जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की, वो एकदम से डर गई। वो हल्का सा पलटी तो सीधा सार्थक से टकराते टकराते बची। फिर वो अपना सलाइवा गटक कर बोली, साहब आप यहाँ। सार्थक बोला, सिद्धार्थ तुमने बचपन में बॉर्नविटा क्यों नहीं पिया? सिद्धि हैरानी से सार्थक को देखने लगी। उसे सिद्धार्थ से डर लगता था। पूरे फैक्ट्री में कोई नहीं था जो उसकी पहचान बता दे, लेकिन जिस तरीके से सार्थक उसमें इंटरेस्ट ले रहा था, उसे डर लगता था कि कहीं सार्थक को पता ना चल जाए कि वो लड़का नहीं लड़की है। इतने में सार्थक ने फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ सिद्धार्थ, तुमने क्या बचपन में बॉर्नविटा नहीं पिया? सिद्धि बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसने न में गर्दन हिला दी और फिर से कपड़ा उठाकर उस बड़ी सी मशीन को साफ करने लगी। सार्थक बोला, एक बात कहूँ सिद्धार्थ, तू कहीं से भी लड़का नहीं लगता। यार देख, बुरा मत मान, लेकिन तू सच में लड़का लगता ही नहीं है। देख अपने हाथ को कितने नाजुक से हैं। अब तो सिद्धि के दिल की धड़कनें बड़ी हो गई। उसे लगा कि कहीं सच में सार्थक को पता तो नहीं चल गया कि वो लड़का नहीं लड़की है, और अगर पता चल गया तो वो तो सिद्धि को गलत समझेगा कि सिद्धि ने उसके साथ फ्रॉड किया है। इतने में सार्थक ने सिद्धि की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना कहकर सार्थक वहां से चला गया, लेकिन सार्थक को कहीं ना कहीं सिद्धि पर शक होने लगा। सिद्धि मशीन साफ कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पानी था।
उसे हर वक्त डर लगता था कि कहीं सार्थक को इसकी सच्चाई ना पता चल जाए। रात के वक्त वेदांत और सार्थक दोनों ही अपनी गाड़ी के पास थे, लेकिन अभी तक सिद्धि वहां नहीं आई थी। वेदांत कंटिन्यू अपने फोन पर लगा हुआ था। उसे सिद्धि का इंतजार करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सार्थक वो थोड़ा सा चिढ़ सा गया। फिर वो वेदांत को देखकर बोला, अंडरस्को, चलना यार, वेदांत पास में तो है, अपने आप आ जाएगा। वेदांत बोला, नहीं यार अच्छा नहीं लगता, एक ही तो घर में जा रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा, तू जा एक काम कर, उसे देखकर आ कहाँ है। सार्थक बोला, मैं नहीं जा रहा, वैसे भी मुझे वो ठीक नहीं लगता। ये सुनकर वेदांत ने हैरानी से सार्थक को देखकर कहा, अंडरस्कोप, ठीक नहीं लगता मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? सार्थक बोला, तुमने कभी सिद्धार्थ को ठीक से देखा है? वो कहीं से भी लड़का नहीं लगता कहीं वो। चैप्टर 570 भाई मैंने कुछ नहीं किया। वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखकर कहा, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलता। सार्थक बोला, अभी तो बोला ही नहीं, लेकिन तो खुद ही देख, वो खुद को लड़का प्रिटेंड करता है, लेकिन मुझे कहीं से भी वो लड़का नहीं लगता। ऐसा तो नहीं कि वो लड़की हो, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स लड़के की हो। वेदांत ने सार्थक को घूर कर देखा और बोला, पहले जाओ उसे बुलाकर ला, बाकी मैं पता करके बता दूंगा कि ये लड़का है या लड़की। जैसे ही सार्थक फैक्ट्री के अंदर जाने लगा, वेदांत ने उसे आवाज लगाकर कहा, अच्छा ये बताओ अगर वो लड़की हुई तो? सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, फिर तो उसके साथ खेलने में मजा आएगा। वेदांत ने गुस्से में सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, अरे बिना हाथ लगाए खेलने में मजा आएगा। सार्थक अंदर चला गया और वेदांत वहीं खड़ा हुआ अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता रहा। अचानक ही उसका फोन पर किसी का कॉल आया। वेदांत ने फोन उठाया और बोला, हाँ कुछ पता चला वामिका के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में, और वो लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड था वो कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मुझे सांस तो लेने दीजिए, बताता हूँ। वेदांत बोला, सांस लेने का वक्त नहीं है, तुझे पता भी है मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं, बस तू मुझे बता दे वामिका का बॉयफ्रेंड कौन था? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर वामिका के बॉयफ्रेंड का नाम कार्तिक था, दोनों कॉलेज में मिले थे, कार्तिक सीनियर था और वामिका जूनियर। कार्तिक ने वामिका को प्रपोज किया और वामिका ने हाँ कर दी। वामिका एक अनाथ लड़की है, इसीलिए उसे कार्तिक में अपनी फैमिली दिखाई देती थी और कार्तिक भी भूमिका को बहुत खुश रखता था। दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। वेदांत को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये मुझे पता है, मुझे ये पता कि कार्तिक कहाँ चला गया और वामिका अनाथ नहीं है, उसकी माँ या पापा में से कोई जिंदा था, उसी के साथ वामिका रहती थी। तो तुम मुझे कृपया करके सही सही जानकारी दोगे या मैं फोन पर ही तुम्हें पीटना शुरू कर दूं। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर बता तो रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही तो बताऊंगा। वेदांत बोला, अरे मेरे भाई स्टार्टिंग से मुझे पता है, तू मुझे बस ये बता कार्तिक कहाँ है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कार्तिक की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर वेदांत एकदम से पीछे हुआ और उसकी कमर गाड़ी से लग गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी, बहुत ज्यादा उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वामिका की जिंदगी में जो लड़का था वो मर चुका है। अचानक ही उसकी आंखों के सामने भूमिका का उदास चेहरा आया और वेदांत उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। बहुत अच्छा था वेदांत, बहुत अच्छी परवरिश थी वेदांत की। भूमिका के दुख से उसकी आंखें भी गीली हो गई। वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्कोप, हेलो सर, हेलो सर। वेदांत अपने होश में आया और बोला, तुम सच कह रहे हो क्या? सच में कार्तिक की मौत हो गई? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर सच कह रहा हूँ, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, ये कार्तिक के एक्सीडेंट की ही है। वेदांत बोला, क्या कार्तिक और वामिका ने शादी कर ली थी? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर शादी नहीं की थी, उससे पहले ही कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वामिका कार्तिक को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी। वो कार्तिक की दादी और बहन के साथ रहती है। ये सुनकर वेदांत और ज्यादा हैरान हो गया, यानी सार्थक का शक बिल्कुल सही था।
सिद्धार्थ हो ना हो लड़की ही है और शायद अपनी मजबूरी के चलते ऐसी जिंदगी जी रही है, वेदांत बोला। और वामिका के माँ पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, वामिका के पास पापा थे, उन्हें भी ब्रेन ट्यूमर था। भाविका ने अपना घर अपने पापा को बचाने के लिए बेच दिया, लेकिन अफसोस अपने पापा को बचा नहीं पाई। जैसे ही उसके पापा की डेथ हुई, उसी के 1 महीने बाद कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। अब वामिका के पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, इसलिए उसने कार्तिक की बहन सिद्धि की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और वो दोनों शहर छोड़कर यहाँ रहने लगी, जहाँ आपकी पुरानी वाली फैक्ट्री है। वेदांत बोला, समझ गया, सब समझ गया, लेकिन कार्तिक की दादी। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कार्तिक की दादी तो तभी मर गई थी जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था। उसी के 3 दिन बाद वामिका ने ही सिद्धि को संभाला है। खुद के कंधों पर दुख का पहाड़ था, लेकिन फिर भी सिद्धि को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली, बाकी तो आप जानते ही हैं। वेदांत बोला, एक आखिरी सवाल का जवाब दो। कार्तिक के पास तो अपना फ्लैट था, तो फिर उस फ्लैट को छोड़कर ये लोग यहाँ क्यों रहने लगे? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के साथ कोई हादसा हुआ है, जिस वजह से इन्होंने फ्लैट छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगी और वापस से वहाँ नहीं जाएंगी। मुझे इतना पता है कि ये लोग किसी से छुप रहे हैं और बाहर नहीं आना चाहते। बाकी अगर आप वामिका से दोस्ती करोगे तो वो खुद ही आपको बता देगी। अब अंदर की बात तो सर मैं भी नहीं बता सकता। वेदांत ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम ये बात किसी को बताना मत और जितनी जल्दी हो सके पता लगाने की कोशिश करो कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये लोग यहाँ रहने की पर मजबूर हो गए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर कोशिश करता हूँ। वेदांत ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था, वामिका के लिए, वामिका के डेडिकेशन के लिए। सच में वामिका कार्तिक से बहुत प्यार करती थी, इसलिए तो उसने अपनी पूरी जिंदगी कार्तिक के नाम कर दी थी। दूसरी तरफ सार्थक सिद्धार्थ को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे सिद्धार्थ कहीं मिला नहीं। सार्थक फैक्ट्री के बीचों बीच खड़ा था, उसके ऊपर एक लोहे का बॉक्स लगा हुआ था। सार्थक ने आवाज लगाते हुए कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ घर नहीं चलना, चलो तुम्हारी बहन वेट कर रही होगी, हो कहाँ तुम? लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। सार्थक ने एक बार फिर आवाज लगाई, सिद्धार्थ चलो, वेदांत बाहर वेट कर रहा है। तभी एक बड़ी सी मशीन के पीछे से सिद्धार्थ बाहर आया, उसके हाथ काले थे और वो किसी कपड़े से अपने हाथ को पोंछ रहा था। चेहरे पर दुनिया भर का पसीना था, देखकर लग रहा था कि कितनी मेहनत की है। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, इतनी मेहनत करनी जरूरी नहीं है। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को साहब, अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आप तनख्वाह काट लोगे। सार्थक ने अपनी आईब्रो चढ़ाए और बोला, तू कुछ ज्यादा नहीं सोचता? सिद्धार्थ ने ना में ही गर्दन हिला दी, लेकिन अचानक ही सिद्धि की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से भागती हुई सार्थक के पास आई। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ भाग क्यों रहा है, और तभी सिद्धार्थ ने आकर सार्थक को धक्का दे दिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही वो दोनों जमीन पर गिरे, वैसे ही वो लोहे का बड़ा सा बॉक्स फैक्ट्री के बीचों बीच आकर गिरा, यानी सिद्धार्थ ने सार्थक को बचा लिया था। सार्थक कुछ समझ पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ की चीख निकल गई और सिद्धार्थ बेहोश हो गया। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी बाजू पर एक बड़ी सी कील चुभ गई थी, जहां से खून निकल रहा था। ये नजारा देखकर सार्थक थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसने सिद्धार्थ के गाल पर हाथ लगाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ बेहोश हो चुका था। सार्थक ने सबसे पहले उसकी बाजू पर लगी कील को निकाला और फिर अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। फिर खुद में बड़बड़ाया, ये लड़का है कि लड़की? लड़का इतना हल्का कैसे हो सकता है? लेकिन बाहर आया तो वेदांत ने सार्थक और सिद्धार्थ को ऐसे देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो तो पहले ही सदमे में था, सिद्धार्थ की बाजू से खून देखकर और ज्यादा परेशान हो गया। वेदांत बोला, क्या हुआ इसे? सार्थक बोला, यार मुझे बचा रहा था, इसके बाजू में कील चुभ गई, जल्दी से हॉस्पिटल चल। सार्थक सिद्धार्थ को लेकर बैक सीट पर बैठ गया और वेदांत ड्राइविंग सीट पर। अगले 20 मिनट में दोनों हॉस्पिटल में थे। सिद्धार्थ बेड पर लेटा हुआ था और सार्थक उसके पास खड़ा था। अभी तक कोई नर्स और डॉक्टर वहां नहीं आया था।
वो थोड़ा गांव जैसा एरिया था, इसीलिए स्टाफ ज्यादा नहीं था। वेदांत ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, सार्थक तू इसका ध्यान रख, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ, अभी तक कोई नहीं आया। इतना कहकर वेदांत वहां से चला गया और तभी सार्थक ने महसूस किया कि सिद्धार्थ की बाजू से और ज्यादा खून बह रहा है। सार्थक ने सोचा क्यों ना इसकी कमीज को चेंज कर दूं। उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे एक डॉक्टर का कोट मिल गया जो हाफ बाजू का था। सार्थक ने सोचा चेंज करके इसे पहना देता हूँ। सार्थक ने उस कोट को उठाया और सिद्धार्थ के पास गया। उसने सिद्धार्थ की कमीज के 2 ही बटन खोले थे कि उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो एकदम से पीछे हट गया। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई। उसे पहले बस शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि हो ना हो सिद्धार्थ लड़की है। सार्थक लंबी लंबी सांस ले रहा था। वो कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया था, ना ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी। जब संजना उसके करीब आती थी तब भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और आज सिद्धार्थ को देखकर उसे ऐसा ही लग रहा था। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। सार्थक जल्दी से सिद्धार्थ के पास गया और उसने जल्दी से उसकी कमीज के दोनों बटन बंद कर दिए और फिर पीछे जाकर खड़ा हो गया, एकदम ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे तो सिद्धार्थ का इतना बड़ा राज पता चल गया। उसे ये हजम करना मुश्किल हो रहा था, या शायद उसे अपने अंदाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कैसे इतना सटीक अंदाजा लगा लिया। इतने में वेदांत एक नस को लेकर अंदर आया। नस ने सिद्धार्थ की बाजू को चेक किया, फिर बोली, इसकी कमीज तो पूरी गंदी हो गई, निकालनी पड़ेगी। ये सुनते ही दोनों पलट गए, लेकिन वेदांत ने हल्का सा चेहरा घुमाकर सार्थक को देखा तो सार्थक ने कंधे उचका दिए और बोला, मुझे पता चल गया, वो लड़की ही है। वेदांत ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, तुझे कैसे पता? सार्थक ने भी आंखें बड़ी की और बोला, 1 सेकंड पलटे तो तुम भी हो, तुम्हें कैसे पता वो लड़की है? वेदांत ने कहा, मुझे तो अभी पता चला, मैंने किसी से इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तो उसी ने बताया कि ये लड़की है, लेकिन तुझे कैसे पता? कुत्ते तू बता तूने क्या किया इसके साथ? सार्थक ने बहुत मासूमियत से नामे गर्दन हिला दी और बोला, कुछ नहीं किया, सच्ची कुछ नहीं किया, बस कमीज से 2 बटन खोले थे, वो भी जल्दी से बंद कर दिए, भगवान कसम भाई मैंने कुछ नहीं किया। वेदांत बड़ी सी आंखें करके बोला, और तुझे शर्म नहीं आई? सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था कि वो लड़की है, मुझे क्या पता सच में लड़की है, और वैसे भी मेरी कोई गलत नियत नहीं थी, मैं तो बस उसकी कमीज चेंज करना चाहता था, लेकिन 2 बटन में ही पता चल गया कि मैं एक नंबर का फट्टू हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन समझ नहीं आता ये लड़का बनकर क्यों घूमता है। वेदांत ने कहा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम सिद्धि के सामने कुछ मत करना, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी आईडी पता चल गई। सार्थक ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अच्छा सिद्धि नाम है, लेकिन सिद्धि का सिद्धार्थ बना घूमता है, पक्का प्रॉमिस मैं बिल्कुल भी इसे महसूस नहीं होने दूंगा कि मुझे सब कुछ सच पता चल गया, लेकिन अभी इसे होश आ जाएगा तो ये हमसे 10 सवाल करेगी तब। वेदांत बोला, कुछ नहीं करेगी, मैंने इसकी बहन को बुला लिया है, थोड़ी देर में आती ही होगी, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। दोनों चुपचाप बाहर चले गए। वहीं नज ने सिद्धि के कपड़े चेंज कर दिए। थोड़ी देर में वामिका तेज कदमों से भागती हुई वहां आई। उसने वेदांत को देखकर कहा, साहब क्या हुआ है उसे, वो ठीक तो है ना? वेदांत ने हमें गर्दन हिलाए और वामिका को देखने लगा। कितना कुछ झेला था, वामिका ने फिर भी किसी के सामने अपने दुखड़े को रोती नहीं थी, पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी, चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। वेदांत कंटिन्यू वामिका को देख रहा था, सच में कितना कुछ सहा था। वामिका ने इतने में फिर कहा, साहब बताइए ना क्या हुआ मेरे भाई को? वेदांत ने एक कमरे की तरह इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बहन, मेरा मतलब है तुम्हारा भाई वहां है, जाओ जाकर मिल लो। वामिका जल्दी से कमरे के अंदर चली गई। उसके जाते ही सार्थक ने वेदांत को देखकर कहा, तुम उसे इतना घूर कर क्यों देख रहे थे? वेदांत बोला, बता दूंगा, बस तू ध्यान रख कि हमें सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करना,
वो खुद से बताएगी तो ठीक है, और ज्यादा उसके साथ शरारत भी नहीं करना, और ये जो तू बार बार उसे मारता है ना, मैं देख ना लूं, वरना उसी दिन तेरा हाथ तोड़ दूंगा।